नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पीजीएनपी यानी कि अरहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पीजीएनपी को रेड ग्राम ही बोला जाता है, रेड ग्राम। ठीक, यहाँ डिफरेंट जो पल्सेस हैं उनके अलग अलग नाम हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं किसका क्या नेम है। तो जैसे कि जो अरहर है, अरहर को रेड ग्राम बोला जाता है। जो ग्राम है यानी कि जो चना है उसको ग्राम ही बोला जाता है, यानी कि जो चना है उसको ग्राम ही बोला जाता है। जो उर्द है उसको ब्लैक ग्राम बोला जाता है, ब्लैक ग्राम। और जो मूंग है, मूंग को ग्रीन ग्राम बोला जाता है। ठीक, इनको आप लोग अलग से याद रखिएगा, ठीक ना। अरहर को रेड ग्राम, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ देता है कि अरहर को क्या बोलते हैं, तो रेड ग्राम। ठीक, ग्राम को चना बोलते हैं या इसको बंगाल ग्राम भी बोलते हैं, ठीक ना। जो ग्राम है इसको बंगाल ग्राम भी बोला जाता है। उर्द को ब्लैक ग्राम बोला जाता है, मूंग को ग्रीन ग्राम बोला जाता है। सभी ये पल्स हैं। ठीक, फिर रेड ग्राम में देखते हैं इसका जो बोटेनिकल नेम है वो किजानस केजान है, जिसमें से ये जीनस है और ये जो है इसका स्पीसीज है। तो आप इनको अलग अलग पढ़ेंगे, पहले ये जीनस है और ये स्पीसीज है। तो डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अरहर है या पीजीएनपी है उसका जीनस क्या है, तो उसका जीनस केजान है और उसका स्पीसीज जो है वो केजान है। जीनस केजानस, स्पीसीज केजान। इसकी फैमिली फेबेसी है और फेबेसी, और इसको लेग्यूमिनेसी भी बोला जाता है, लेग्यूमिनेसी भी बोला जाता है। ठीक, 2n बराबर इसका 22 होता है, क्रोमोसोम नंबर है। अगर n बराबर पूछा जाएगा तो 11 होगा। तो आपको ध्यान देना है कि 2n वो पूछ रहा है या n पूछ रहा है। अगर गुणसूत्र पूछेगा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम नंबर, तब आपको 22 लगाना है। अगर n पूछेगा तब आपको 11 लगाना है। इसका ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका में है। ठीक, ओरिजिन प्लेस अफ्रीका में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो ये अरहर है वो सेकंड इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है, ठीक ना। अरहर सेकंड इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है। तो जब ये सेकंड हुआ तो फर्स्ट कौन सा हुआ, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप ग्राम है। ठीक, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप ग्राम है। जो अरहर होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं कैसे होता है। एक्चुअली ये तो ग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम पहले प्लांट बुला लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट ये एक पीजीएनपी का प्लांट है। ठीक, पीजीएनपी का प्लांट है। ये एक पीजीएनपी के प्लांट है। तो सही नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, इसमें जो इसका ये रूट्स होता है, ठीक ना, ये होता है रूट्स में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि रूट्स फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है। रूट्स फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है, तो वह फास्फोरस। ठीक, दूसरी बात, जितने भी पल्स क्रॉप हैं उनका जो रूट होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा। जितने भी पल्स क्रॉप हैं उनका रूट टैप रूट सिस्टम होगा। इनके रूट्स में नोड्स पाया जाएगा। ठीक, इनके रूट में नोड्स पाया जाएगा। जो नोड्स होता है, सॉरी नोड्स नहीं, नोड्यूल्स, इसको नोड्यूल्स बोला जाएगा। इनके रूट्स में नोड्यूल्स पाया जाता है। जो नोड्यूल्स होता है उसमें लेग हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि इसमें नोड्यूल्स में राइजोबियम होता है, या राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। ठीक ना, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है, N2 फिक्स्ड करने का काम करता है। ठीक, इसका जो नोड्यूल्स का कलर होता है ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारा आपको पढ़ना है।
तो इसमें देख लेते हैं निड्यूस पाया जाता है। निड्यूस में राइजोबियम होता है और राइजोबियम लेग हीमोग्लोबिन होता है। वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है और वो पिंक कलर का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाता है कि जो N2 फिक्स करने में कौन सा तत्व सहायक होता है, एलिमेंट सहायक होता है, वो है एमओ यानी कि मॉलिब्डेनम। और मॉलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ ही हम बता रहे हैं, आप सबको नोट्स करते जाइएगा अपने नोट्स में। मॉलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर इसके देखते हैं जो ये इसका पोड होता है, ठीक ना, इसका पोड होता है यानी टाइप ऑफ फ्रूट इसका क्या हो जाएगा, पोड होता है। जो इसका लीव्स होता है वो लीव्स होता है वो क्या होता है, ट्राइफोलिएट होता है, ट्राइफोलिएट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है यानी कि एक ही टहनी से 3 लीफ जुड़े रहते हैं, इस तरह का आप लोग देखेंगे और हर में देख सकते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन लोग ट्राइफोलिएट बोलते हैं। ठीक, तो ये पीजीएनपी के बारे में हो गया। ठीक, और फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पीजीएनपी 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, पीजीएनपी 2 प्रकार का होता है। तो हम दोनों लिख लेते हैं और देखते हैं इसके बारे में। एक होता है किजान वेराइटी बाई कलर, ठीक। एक होता है किजान वेराइटी फ्लेवस, ठीक। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस को अपन लोग समझ लेते हैं। जो बाई कलर होता है वो पेरेनियल नेचर को होता है। पेरेनियल का मतलब आप लोग समझते होंगे। जो फ्लेवस होता है वो एनुअल होता है यानी कि एक वर्षीय, ये बहुवर्षीय होता है। इसकी जो हाइट है ये टाल होता है यानी कि लंबा होता है, और ये स्मॉल होता है यानी छोटा होता है। ये इसका जो मैच्योरिटी है वो लेट होता है, मैच्योरिटी इसका लेट होता है, और इसका अर्ली मैच्योरिटी टाइप का होता है यानी जल्दी पक जाता है, पकने में कम टाइम लगता है। ठीक, इसमें जो पोड होता है, पोड में 4 to 5 ग्रेन्स होता है यानी कि जो पोड होगा उसमें 4 से 5 ग्रेन्स होगा। ठीक, लेकिन इसमें जो पोड होगा उसमें 2 to 3 ग्रेन्स होता है यानी इसमें ग्रेन्स कम होता है। ठीक, ओवरऑल देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये मतलब कि इसमें हाइट भी छोटा होगा, एनुअल भी होगा, अर्ली मैच्योरिटी होगा, और 2 से 3 ही ग्रेन पाया जाएगा। इसकी जो कल्टीवेशन है मेनली नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में करते हैं, और इसकी कल्टीवेशन साउथ इंडिया में करते हैं यानी दक्षिणी भारत में करते हैं, साउथ इंडिया में करते हैं। तो ये दोनों के बारे में डिस्कस था कि किजाना वेराइटी वाई कलर और किजान वेराइटी फ्लेवस। अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि पीजीएनपी के बारे में। देखिए यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी। इसमें जो इसका सीड्स होता है यानी कि ग्रेन्स या सीड्स आप कहिए, वो होता है डाइकाट। ठीक, सीड्स होता है वो होता है डाइकाट। डाइकाट मतलब कि द्विबीजपत्री होते हैं यानी कि वो 2 हाफ पोर्शन में डिवाइड हो सकता है। ठीक, पल्स के केस में तो आपको ये याद रखना है कि जो भी डाइकाट होगा, जो भी सीड से डाइकाट होगा, उसका जो रूट्स है वो टाइप रूट सिस्टम होगा, ठीक। और जितने भी मोनोकाट रहेंगे उनके जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। और दूसरा इसमें जो लीव्स होगा वो उनमें जो वेनेशन होता है, लीव्स में वेनेशन वो पैरेलल होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉमन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, फिर इसका जो फ्लावर होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, इसलिए इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
ठीक, ये सारा चीज़ था इसके बारे में। फिर आगे देखते हैं। आगे इसमें जो जर्मिनेशन पाया जाता है, जर्मिनेशन का प्रकार, जर्मिनेशन वो हाइपोजियल पाया जाता है, हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक, तो हाइपोजियल और एक एपिजियल होता है। ठीक, इसमें हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक, अगला चीज पिजियन पी C3 प्लांट है। ठीक, पिजियन पी C3 प्लांट है और यह 60 डे प्लांट है, 60 डे प्लांट है। ठीक, यहाँ पर आपको हम लिख दे रहे हैं, आपको इसको अलग से लिख के याद रखिएगा। C4 प्लांट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। C4 में कौन कौन आता है? मेज है, सोरघम यानी कि ज्वार है, शुगर केन यानी कि गन्ना है, और अमेरैंथस, अमेरैंथस मतलब कि चौलाई है। तो ये इतने प्लांट्स C4 में आते हैं। इसके अतिरिक्त कैम में आते हैं। कैम में कैक्टस आता है और एक सतावर आता है। तो इनके अलावा जितने भी क्रॉप्स आप लोग एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे वो सारे C3 हैं। तो आप C3 आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल C4 प्लांट और ये कैम प्लांट याद कर लीजिएगा। ये तो वेरी मोस्ट है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको तो जरूर याद करना है। ठीक, 60 डे प्लांट कैसे याद करेंगे? तो जितने भी खरीफ सीजन के क्रॉप हैं वो सारे 60 डे प्लांट होते हैं, जितने रबी सीजन के प्लांट होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट उसमें कुछ अपवाद हैं जो डे न्यूट्रल होते हैं, तो वो अलग से आपको हम बता चुके हैं। ठीक, जो पिजियन पी होता है ये सबसे ज़्यादा ड्राट टॉलरेंट क्रॉप होता है, ड्राट टॉलरेंट क्रॉप होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील फसल होता है एमांग द पल्सेस, यानी जितने भी पल्स क्रॉप होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील पिजियन पी है। ठीक, अब आगे इसकी वैरायटीज़ की बात करते हैं। तो वैरायटीज़ डिफरेंट प्रकार के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको आपको याद रखना है। जो पहला टाइप का वैरायटी है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज। ठीक, ऐसे वैरायटीज जिनको पकने के लिए कम टाइम लगता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में आ जाएंगे। तो इसमें पहला नंबर है उपास 120। जो उपास 120 है ये पकने में 120 से 125 दिन का टाइम लेता है और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक, दूसरा है प्रभात, तीसरा है ICPH 8, इसमें भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट हाइब्रिड है, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजियन पी, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजियन पी। ठीक, ये 1991 में क्रिससेट से निकाला गया है, क्रिससेट से निकाला गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्रिससेट से स्टार लगाना है। क्रिससेट की स्थापना 1972 में हुआ था और कहाँ है? हैदराबाद में है। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं। ठीक, सारा आपको याद करके रखना है और अपना नोट्स बनाते जाइएगा। दूसरा टाइप का जो वैरायटी है मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है, मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज। ठीक, मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज, इसमें आपको मुक्ता और शारदा याद करना है, मुक्ता एंड शारदा। तीसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी, इसमें पूसा 9 है, बहार है और नरेंद्र अरहर 1 है। ठीक, ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी हो गया। ठीक, ऐसे वैरायटी जो BHO से निकाले गए हैं चौथे नंबर में।
जो वैरायटी BHO से निकाली हैं वो है मालवी विकास, ठीक, मालवी विकास, मालवी विकल्प और मालवी चमत्कार। तो ये वैरायटी है जो BHO से निकाली गई है। ये मालवी चमत्कार वगैरह पूछा जाता है, ठीक, सॉरी, मालवी विकास है, मालवी विकल्प है और मालवी चमत्कार है। तो ये हो गए वैरायटीज के, ठीक। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका आगे की कहानी, क्या क्या करते हैं हम लोग। तो इसकी हम लोग बुवाई करेंगे। सोइंग कब किया जाता है, इसकी जो सोइंग है यानी बुवाई, तो मेनली ये खरीफ सीजन में बोया जाता है, ठीक। खरीफ सीजन मतलब कि जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक, जून जुलाई में बोया जाता है। तो यहीं से आप लोग पता कर सकते हैं कि खरीफ सीजन बोया जाता है, मतलब ये 60 डे प्लांट है, ठीक। इसका जो स्पेसिंग अपन लोग रखते हैं, स्पेसिंग यानी कि 60 × 50 cm, ठीक। जो 60 है ये रो टू रो डिस्टेंस है और 15 है ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PGNP में हम रो टू रो डिस्टेंस कितना रखते हैं और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखते हैं। तो रो टू रो डिस्टेंस 60 cm रखते हैं और प्लांट टू प्लांट cm जो डिस्टेंस है वो 15 cm हम लोग रखते हैं, ठीक। इसकी सीड रेट की बात करें तो इसका सीड रेट 12 से 15 kg पर हेक्टेयर है, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर है। इसका जो सीड होता है, जो इसका सीड होता है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, तो ये थायरम या कैप्टान से किया जाता है, कैप्टान से। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो ये थायरम है सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। जो सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है रसायन, जितने भी प्रयोग किए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो थायरम का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। फिर इरिगेशन इसमें देखते हैं। तो इरिगेशन आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो बिफोर फ्लावरिंग स्टेज यानी फ्लावरिंग से पहले का नाम, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज और बिफोर ड्यूरिंग पॉड फॉर्मेशन, ठीक। एक चीज़ ये याद रखना है कि जितने भी पल्स क्रॉप हैं उनमें फ्लावरिंग स्टेज में इरिगेशन नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पल्स क्रॉप में कब इरिगेशन नहीं करना चाहिए, तो फ्लावरिंग स्टेज में इरिगेशन नहीं करना चाहिए, ठीक। अरहर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है EHI का मतलब होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। इसका एक्चुअली मीनिंग होता है लकड़ी अनुपात दाना, मतलब लकड़ी और दाना का अनुपात कितना होता है। तो ये अरहर के लिए 7:1 होता है, ठीक। अरहर के लिए 7:1 होता है। अगर ये परसेंटेज में पूछेगा तो आपको बताना है 19%, ठीक। तो ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स है इसका। तो इतना हो गया PGNP के बारे में, ठीक। फिर आगे देखते हैं। तो इसका जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा बिहार में है। जो प्रोडक्टिविटी होता है वो होता है उत्पादकता, ठीक, उत्पादकता। एक चीज़ याद रखना है कि जो ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स है ये PGNP में सबसे कम है, यानी कि जितने भी पल्स हैं उनकी अपेक्षा PGNP का सबसे कम होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, यानी कि इसमें ज़्यादा लकड़ी निकलता है और दाना कम मिलता है, ठीक। अगर कंट्री वाइज प्रोडक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, ठीक। फिर इसका यील्ड कितना प्राप्त हो जाता है, तो इसका यील्ड 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है।
फिर एक आता है, इसमें इंटरक्रॉपिंग से क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरक्रॉपिंग पहले क्या होता है, इसको हिंदी में सहम फसली बोला जाता है। ठीक, एक इंटरक्रॉपिंग होता है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। यहाँ से 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इंटरक्रॉपिंग से। पहले दोनों में अंतर समझ लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग में हम लोग एक निश्चित एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हम लोग नहीं करते हैं, मेन यही है, कोई पैटर्न फॉलो हम लोग नहीं करते हैं, इसमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें क्या करते हैं इंटरक्रॉपिंग में हम लोग, जैसे कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, आप मतलब कोई एक निश्चित सर्टेन रहता है। जैसे ये आपका एक फील्ड है, 3 लाइन आप गेहूं बो रहे हैं या कोई भी क्रॉप बो रहे हैं, फिर 1 लाइन आप मस्टर्ड बो रहे हैं, फिर 3 लाइन गेहूं 1 लाइन मस्टर्ड। तो इस तरह जब आप फॉलो करेंगे तो वो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप एक निश्चित सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, यानी कि सीड को पहले मिक्स्ड कर लिया जाता है, और उसको स्कैटर कर दिया जाता है ऑन द फील्ड। तो इस तरह के जब हम बुआई करेंगे तो मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगा, और जब हम एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीजीएनपी में किसका किया जाता है, पीजीएनपी का सोरघम के साथ किया जाता है। ठीक, पीजीएनपी का सोरघम के साथ ये फॉलो किया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसमें जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट वो है पोड बोरा। तो जो ये पोड बोरर है वो सारे पल्स में लगता है। ठीक ना, ये भी पूछ फली वेधक इसको बोलते हैं, फली वेधक। तो ये भी पूछ सकता है कि जो इतने भी पल्स क्रॉप हैं उनका इम्पोर्टेंट इंसेक्ट क्या है, वो है पोड बोरर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर अलग से जितने भी क्रॉप्स हैं उनके शुरू से। व्हीट के इंसेक्ट है टर्माइट। दीमक को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्लोरपाइरीफास का यूज करते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा राइस का है गंधी बग। आपको मेजर बता रहे हैं। ठीक, गंधी बग कब अटैक करता है, तो मिल्किंग स्टेज पर अटैक करता है। इसको अलग से आप लोग नोट बना लीजिए, मिल्किंग स्टेज पर अटैक करता है। ठीक, अगला है शुगर कैन में मेजर इंसेक्ट है पायरिला। ठीक, अगला है कॉटन का मेजर इंसेक्ट है पिंक वर्म। ठीक, फिर है ग्राउंडनट का हो जाएगा मेजर इंसेक्ट वाइट ग्राम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, सोयाबीन का मेजर इंसेक्ट है गर्डल बीटल। मैंगो का है मिलीबग को कैसे कंट्रोल करते हैं, ट्री बेंडिंग से। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है ट्री बेंडिंग से। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट थे, इसको आप लोग अलग से नोट्स बना लीजिए। ठीक, फिर इसमें देखते हैं पीजीएनपी के बारे में। तो इसका जो डिसीज है, पहला डिसीज विल्ट डिसीज है। तो विल्ट डिसीज यानी कि अब आपको बता दें कि जिसमें भी विल्ट लगा रहेगा वो हो जाएगा फंगस के कारण। तो विल्ट डिसीज किससे होगा, ये फंगस से होने वाला रोग है। और जितने भी विल्ट हैं उनका कारण एक ही होता है, वो होता है फ्यूजेरियम स्पीशीज। ठीक, दूसरा है स्टेरिलिटी मोज़ेक डिसीज। ये जो स्टेरिलिटी मोज़ेक डिसीज होता है ये वायरस से होता है। तो इसका जो वेक्टर होता है, वेक्टर इन वाहक, वो होता है माइट्स। ये ही माइट्स से होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, यही पूछता है बीएचओ में। ठीक, इससे
इनमें क्या होता है कि फल और फूल नहीं बनता है, इस रोग लगने से फल फूल नहीं बनेगा। ठीक, तो कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, उनको आपको याद रखना है। कौन कौन से रेजिस्टेंट वैरायटी हैं जो इस रोग, उनमें ये रोग नहीं लगेगा। तो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं बहार है, आशा है, मालवी विकास और मालवी विकास और मालवी चमत्कार। ठीक, इतना ये था पिजन टिप्पी के बारे में। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहते हैं, वो आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कि जिस भी वैरायटी में पूसा लगा रहता है, पूसा वो IARI न्यू दिल्ली से निकला होता है। ठीक, तो आप लोग पता कर सकते हैं जिसमें भी पूसा लग जाए वो IARI से निकला है। जिसके साथ भी अर्का लगा रहेगा तो वो IIAR से निकाला जाता है। IIAR ये बेंगलोर में है। ठीक, जो BHU से निकलता है वैरायटी उसमें मालवी या ESU लगा रहता है। ठीक, ये कहाँ से निकलेगा, ये BHU से निकलेगा। जिसमें भी पंत लगा रहता है वो GBPU80 से निकाला जाता है। ठीक, जिसमें हिसार लगा रहता है वो NDRI से निकाला जाता है, यानी कि करनाल से। ठीक, जितने में भी कुफरी लगा जाता है, जिसमें भी पंथ लगा रहता है वो GBPU80 यानी पंतनगर से निकाला जाता है। जिसमें हिसार लगा रहता है इंडिया करनाल से। जिसमें कुफरी लगा रहेगा वो CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश से वो निकाला जाता है। जिसमें भी नासिक लगा रहेगा वो नासिक से निकलता है। ठीक, जिसमें जवाहर लगा रहेगा वो JNKVB जबलपुर से निकाला जाता है। तो इस तरह के कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी कहाँ से निकाला गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।